मीरा एक बहुत ही सीधी और सिंपल लड़की थी जो कि अपनी चाची कुसुम और अपनी बहन नेहा के साथ रहा करती थी। कुसुम मीरा को कोई खास पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके गुण और सीधे स्वभाव को देखकर सभी उसकी खूब तारीफ किया करते थे, तो वहीं उसकी बेटी नेहा की खूब बुराई किया करते थे। एक दिन मीरा टमाटर के पराठे बना रही होती है और सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी वहां अमित आता है जिसे देखकर कुसुम खुश हो जाती है। आओ बेटा आओ, कितने दिनों बाद आए हो। कैसे हो तुम? तुम्हें ना हमने बहुत याद किया। मैंने भी आप लोगों को ना बहुत याद किया था, लेकिन आंटी जी वो क्या है ना, पापा का बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ उनके जाने के बाद, तो उसमें समय ही नहीं मिल पाता। हाँ बेटा, वो तो मैं जानती हूँ। नेहा ना मुझे अक्सर इस बारे में बताया करती है। आंटी जी अगर मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगता ना? बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है, जब चाहो तुम यहाँ आ सकते हो। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप मुझे बहुत प्यार करती हो और इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं। वैसे मैं अकेला घर में करूँगा भी क्या, इसलिए भागकर यहाँ आ जाता हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा, जल्दी ही तुम्हारा घर में मन लग जाएगा। आप क्या कहना चाहती हो आंटी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेटा वो कुछ नहीं अमित, माँ को बस मजाक करने की आदत है। तुम आओ हमारे साथ, बैठो और नाश्ता कर लो। आज मीरा ने टमाटर के पराठे बनाए हैं। टमाटर के पराठे? आय हाय, वो तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे भी तो टमाटर के पराठे बहुत पसंद है। वैसे मेरी और तुम्हारी पसंद बहुत ज्यादा मैच करती है। तभी तो कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम साथ में हैं। अमित, नेहा और उसकी मम्मी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां मीरा सभी के लिए टमाटर के पराठे लेकर आ जाती है। मीरा को देखते ही अमित की आंखें उस पर टिक जाती हैं और वह उसे टुकुर टुकुर देखता रहता है। नेहा को यह चीज खटकने लगती है और वह अमित से बोलती है, अब तुम खाना भी शुरू करोगे या सिर्फ मीरा को ही देखते रहोगे? क्या कह रही हो तुम? मैं मीरा को क्यों देखूंगा? मैं तो बस पराठों को देख रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, अब इस बहाने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप नाश्ता करो। अब तुम वहाँ खड़ी होकर सिर्फ हमें खाते हुए देखोगी? अरे साथ बैठ जाओ और खा लो। जी वो मैं आप लोगों के साथ कैसे बैठ सकती हूँ? क्यों, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खा सकती? तुम क्या घर की नौकरानी हो? हाँ, अरे तुम भी तो नेहा की तरह हो। आओ बैठो खाओ। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है जिसके कारण तुम खुद नहीं खाना चाहती? जी नहीं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, बस मुझे भी भूख नहीं है, इस वजह से मैं नहीं खा रही हूँ। मुझे रसोई में और भी काम है, इसलिए मैं बाद में आती हूँ। मीरा बहाने से वहां से चली जाती है, जिसके बाद नेहा अमित से बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें मीरा की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इंसानियत होती है ना, उसके नाते पूछा था उससे। वो क्या है ना, हम लोग खाते और वो खड़ी रहती, अच्छा लगता क्या? हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो ऐसे ही है, कुछ भी बोलती रहती है। तुम पराठे खाओ और बताओ कैसे बने हैं। अमित पराठे खाते ही मीरा की खूब तारीफ करता है। रसोई में खड़ी मीरा चुपके चुपके सारी बातें सुन रही होती है। अमित के मुंह से अपने पराठों की तारीफ सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। मीरा अमित को पसंद करती थी, लेकिन वो यह जानती थी कि नेहा उसे कभी भी अमित को नहीं जीतने देगी। इसीलिए कभी भी मीरा ने अपने दिल की बात अमित को जाहिर नहीं होने दी थी। ऐसे ही एक दिन कुसुम मीरा को बुलाती है और बोलती है, मीरा, मैं और नेहा पार्टी में जा रहे हैं, तो तुम हमारे लिए रात का खाना मत बनाना। चाची जी बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी कहीं बाहर नहीं गई हूँ, मुझे भी आप लोग अपने साथ ले चलिए ना। तुझे मैं इस घर में रख रही हूँ ना, ये क्या कम है जो मैं तुझे बाहर भी घुमाने ले जाऊँ अपने साथ, ताकि लोग तेरी तारीफ करें और मेरी बेटी की बुराई करें? चुपचाप अपने घर में ही पड़ी रह, वही तेरी जगह है, वरना मुझे ना तुझे इस घर से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी तेरे। कुसुम मीरा को बुरा भला सुनाकर वहां से चली जाती है। अपनी चाची के कड़वे शब्द सुनकर मीरा का मन दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद अमित वहां आता है और मीरा को रोते देख बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो?
और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? वो मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में कुछ पड़ गया है और बाकी चाची और नेहा पार्टी में गए हैं। इसका मतलब तुम घर में अकेली हो और वो लोग पार्टी में गए, तुम्हें नहीं ले गए, इसलिए तुम अपने ये कीमती आंसू बहा रही हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो पार्टी में ना ले जाने की वजह से रोना शुरू कर दूंगी। आपको यहाँ पर कोई काम है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। अब तुम्हें अकेले देखा तो सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ समय बिता लूं। मीरा और अमित एक साथ काफी वक्त बिताते हैं। मीरा को अमित के साथ अच्छा महसूस होने लगता है। मीरा अमित के लिए चाय बनाने रसोई में जाती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और अमित उसे अपनी बाहों में बचा लेता है। तभी कुसुम और नेहा वहां आ जाते हैं और दोनों को इतने करीब देखकर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान से भी पार हो जाता है और वह मीरा को अमित से दूर करते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमित के इतने करीब आने की? बचपन से लेके आज तक तू हमेशा मेरी बेटी की हर चीज को छीनती आई है। आज फिर से तूने उसकी खुशियों पे ग्रहण लगा दिया। चाची जी, आप कुछ गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो। मैंने तुझे कहा था ना कि कुछ भी ऐसा मत करियो जो चीजें मुझे पसंद ना हो, लेकिन फिर भी तूने वही काम किया। अब मैं तुझे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। आंटी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप जैसा समझ रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। बेटा, मैं आप कुछ बोल नहीं रही हूँ। मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है। जो भी किया है इस कलमुही ने किया है। आज इसका फैसला होके ही रहेगा। कुसुम देर रात मीरा को घर से धक्के देकर निकाल देती है। मीरा के साथ ऐसे नाइंसाफी होते देखकर अमित को बहुत बुरा लगता है और वह मीरा को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आती। आधी रात से सुबह हो जाती है। अमित मीरा को ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचता है तो देखता है कि मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई है। अमित उसके पास जाता है और बोलता है, देखो, ये सब एक गलतफहमी थी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, तुम्हारी चाची ने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन इसमें भी देखो कितनी अच्छी बात है। देखो तो तुम आजाद हो चुकी हो। अब तुम जहाँ जाना चाहती हो वहां जा सकती हो, जो चाहे कर सकती हो। कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा, कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तुम अपने स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हो। मेरा परिवार छूट गया। अब दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, क्या करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक अच्छा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तुम एक काम करो, अपने हुनर को ना आगे बढ़ाओ और उन लोगों को दिखाओ कि तुम भी अपने लिए कुछ कर सकती हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। खुद कमाओ, खुद खाओ और एक अच्छी जिंदगी बिताओ। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत समय से तुम्हारे घर आ रहा था तो मैंने देखा था कि तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। तुम्हारे हाथ के टमाटर के पराठे बहुत ही अच्छे होते हैं, लाजवाब होते हैं और उसे खाने के बाद मजा आ जाता है। तो क्यों ना तुम उसको बेचना शुरू कर दो। देखो, कम से कम छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिजनेस बिजनेस होता है और क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। अगर तुम अपना काम चालू करोगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी तो कितना अच्छा होगा। अगर तुम अपना काम चालू करोगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी तो सोचो कितनी खुशी मिलेगी तुम्हें और कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये सब अकेले कैसे करूंगी? तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वाभिमान मुझसे मदद लेने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हें काम चालू करने की सलाह दी है ताकि तुम खुद के ऊपर डिपेंड हो सको, ना कि किसी और के ऊपर। एक स्टार्टअप चालू करो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमित मीरा की मदद करता है और उसका खुद का टमाटर के पराठे का ठेला लगवा देता है। अब मीरा टमाटर के पराठे बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते मीरा के टमाटर के पराठों की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वह काफी फेमस हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो जाता है और वह अब किसी पर भी डिपेंड नहीं होती है और अपनी किस्मत खुद लिखती है। नैना एक रेडी पर तंदूरी मोमोज खा रही थी। नैना को एक सड़क के कोने में रेडी से तंदूरी मोमोज खाते हुए उसका कॉलेज का दोस्त यश देख रहा था और वो अपनी बाइक लेकर नैना के पास जाता है, जिसे देखकर नैना कहती है, अरे यश, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने मनपसंद तंदूरी मोमोज खिलाती हूँ। तुम भी क्या याद करोगे कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या लाजवाब चीज खिलाई। आओ ना। वो तो ठीक है, मैंने भी खाए हैं तंदूरी मोमो,
लेकिन तुम्हें यही एक जगह मिली तंदूरी मोमो खाने के लिए? और नहीं तो क्या भाई, मैं तो ऐसी ही हूँ। मुझे जहाँ तंदूरी मोमोज दिखेंगे मैं तो वहीं खड़ी हो जाती हूँ। तुम्हें और कोई दुकान नहीं दिखी क्या? कोई बात नहीं यश, मेरा क्या है, मैं तो दूसरी दुकान से इतने ही प्लेट तंदूरी मोमोज खा सकती हूँ। बस तू खिलाने वाला तो बन, मेरा तो पेट कभी भरने वाला नहीं है तंदूरी मोमोज से। चलो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम तंदूरी मोमो कितना खा सकती हो। यश नैना को अपने साथ एक बड़ी सी दुकान में लेकर जाता है और वहाँ पर एक प्लेट तंदूरी मोमो मंगवाता है। जैसे ही तंदूरी मोमो आते हैं, नैना तो तंदूरी मोमो खाना शुरू कर देती है और एक एक करके नैना सारे तंदूरी मोमो खा लेती है। सारे मोमोज खाने के बाद नैना यश को कहती है, बस हो गया क्या? तू तो बड़ा बोल रहा था कि खाने वाले बनो, और जब मैं खा रही हूँ तब तू तंदूरी मोमोज मंगवा ही नहीं रहा। मंगवा ना, अभी तो मैंने तंदूरी मोमोज खाना शुरू भी नहीं किया। तू पहले ही खा के आ रही है और यहाँ भी आकर एक प्लेट खा चुकी है, अब तू और भी खाएगी? तुझे पता है ना, अभी तक मैंने तेरी प्लेट से एक भी तंदूरी मोमो नहीं लिया है और तू और खा सकती है। भाई ऐसा नहीं होता है, तूने मुझे बोला था कि तू मुझे जी भरकर तंदूरी मोमोज खिलाएगा, लेकिन अब तो तू मेरे खाने में भी हिसाब कर रहा है कि मैंने अब तक कितने तंदूरी मोमोज खाए हैं। अच्छा ठीक है, तू खा जितना खाना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब तो ठीक है ना? तो ठीक है ना, बोल क्यों रहा है? अब मंगवा ना, मुझे तो खाने हैं तंदूरी मोमोज, वो भी बहुत ज्यादा खाने हैं। यश नैना के लिए वापस से तंदूरी मोमो मंगवाता है और फिर से सारे तंदूरी मोमो नैना खा लेती है। नैना को तंदूरी मोमो इतने पसंद थे कि वो एक के बाद एक करके काफी ज्यादा तंदूरी मोमोज खा चुकी थी, लेकिन फिर भी नैना थकी नहीं थी तंदूरी मोमो खाने से। लेकिन एक समय के बाद यश ही मना कर देता है, जिसके बाद नैना वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। घर आते ही नैना की माँ कौशल्या नैना से कहती है, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे थे और तू आज के दिन भी गायब हो गई। मैं तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, अब बताएगी भी कि तू आखिर गई कहाँ थी मुझे बिना बताए? माँ मुझे ना तंदूरी मोमोज खाने का बहुत मन था, इसलिए मैं वही खाने चली गई और मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यहाँ तेरे रिश्ते की बात चल रही है और तुझे मोमोज खाने की पड़ी है। अरे रोज तो तू खाती ही है, ये सब बेकार की चीजें, एक दिन नहीं खाती तू तो कुछ बिगड़ जाता क्या तेरा? माँ अब होनी को मेरा तंदूरी मोमोज के लिए प्यार तो कोई भी नहीं बदल सकता ना। मुझे तंदूरी मोमोज कितने पसंद है आप ये बात जानती हो। अगर मुझे घर पर रोकना था तो आपको आज तंदूरी मोमो मंगवाने चाहिए थे ना। हाँ तेरे लिए ही तो मैं ये सब करूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने लड़के वालों से ये बोल दिया कि तू मंदिर गई है, इसलिए तेरा रिश्ता पक्का हो गया। उन लोगों को तू तो फोटो में ही पसंद आ गई थी, उन्होंने पहले ही बोला था कि उन्हें लड़की पसंद है। देखा माँ, मैंने तो अपनी तंदूरी मोमोज से भी समझौता नहीं किया और मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। आप भी ना खामखा ही चिंता करती रहती हो। नैना का रिश्ता तय हो जाता है, जिस बात से उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ ही दिनों में नैना की एक बहुत ही अच्छे लड़के से काफी धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद नैना अपने ससुराल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसे संभालती है। एक दिन नैना बाजार गई हुई थी तो उसे बाजार में एक जगह तंदूरी मोमोज दिखते हैं, जिसे देखकर नैना काफी सारे तंदूरी मोमो घर ले आती है और खाने लगती है। कुछ देर बाद नैना की सास माला आती है और इतने सारे तंदूरी मोमोज देखकर बोलती है, ये सब क्या है बहू? तू इतने सारे मोमोज क्यों लेकर आई है घर पर? क्या तेरे कोई दोस्त आने वाले हैं? नहीं माँ जी, ये सब तो मैं अपने लिए लाई हूँ और ये बस मोमोज नहीं है, तंदूरी वाले मोमोज है। आप भी खाओगी ना माँ जी तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। बहू इतना मैदा खाएगी तेरे पेट में दर्द होगा बाद में काफी। माँ जी कुछ नहीं होता, ये सब लोग जो भी बकवास करते हैं ना, वो ना तो खुद खाते हैं और ना ही किसी को खाने देते हैं। अब बहू को खाने पीने के लिए क्या ही टोकूं? बहू तो इतने टाइम बाद खुली है, उसे जो खाना है मैं उसे खाने देती हूँ, उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। माला नैना को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसे खाने देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। नैना अब तो रोज ही तंदूरी मोमोज खाने लगती है और ये सब नैना का पति और सास लगातार देख रहे थे। कुछ दिनों बाद नैना अपने पति अंकित के साथ बाहर डिनर डेट पर जाती है, जहां अंकित नैना का हाथ पकड़ता है और बोलता है, नैना तुम बहुत ही प्यारी हो। भले ही मैं हमारी शादी के बाद बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। अंकित मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन तंदूरी मोमोज से।
हमें डेट पर आए हुए कितना टाइम हो गया। चलो ना, अब हम चलकर कुछ खाते हैं। तो मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या खाओगी? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना मंगवाऊंगा आज। तुम मुझे बोल रहे हो कि प्यार करते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। नहीं यार नैना, तुम फिर से तंदूरी मोमो खाने को बोलोगी? मुझे नहीं खाना। तुम पक नहीं जाती हो क्या एक ही चीज को बार बार खाकर? चलो मैं तुम्हें राजमा चावल खिलाता हूँ। तुम मुझे यहाँ डेट पर राजमा चावल खिलाने लाए हो? मतलब सच में? एक काम करो, अब तुम खुद बैठकर ये राजमा चावल खाओ। मैं तो जा रही हूँ तंदूरी मोमोज लेकर घर। तुम बस तंदूरी मोमो की वजह से हमारी डेट ऐसे ही छोड़कर जा रही हो? हम कोई सिंगल कपल नहीं है जो डेट पर जाए। हम शादीशुदा हैं और अगर मैं यहाँ रुकूं भी ना तो क्यों रुकूं? तुम क्या मेरी मन की कर रहे हो? तंदूरी मोमोज ला रहे हो? नहीं ना, तो फिर मत बोलो मुझे रुकने के लिए। नैना इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। अंकित को नैना पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी घर जाता है। इसके बाद नैना और अंकित में ज्यादा बात नहीं होती। दिन निकल जाते हैं, लेकिन नैना की तंदूरी मोमोज खाने की आदत अब तक नहीं जा रही थी और वो ऐसे ही तंदूरी मोमोज खाती रहती। एक दिन माला नैना के लिए खुद से तंदूरी मोमोज बनाती है और नैना को खाने के लिए दे देती है। जैसे ही नैना वो मोमो खाती है तो उसमें से कीड़ा निकलता है, जिसे देखकर नैना वो तंदूरी मोमो वहीं फेंक देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये मोमोज आप कहीं से लाई हो या खुद बनाए हैं? मतलब मेरे मोमो में बड़ा बड़ा कीड़ा निकला है। बहू, मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे तो बनाना ही नहीं आता। तुझे तंदूरी मोमोज इतने पसंद थे तो इसलिए मैं तेरे लिए खुद दुकान से जाकर ये तंदूरी मोमोज लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मोमोज में ये कीड़ा कहाँ से आया। माँ जी, कोई छोटा कीड़ा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा था। बहू, तुझे ये सब पसंद है इसलिए तुझे मेरी बात जरा सी बुरी लग रही है, लेकिन मैंने खुद देखा है मोमोज में कई बार कीड़े भी होते हैं और ये कीड़े वाले मोमोज ही तुम जैसे लोग खा लेते हो। माँ जी, आप सच बोल रही हो? बहू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? जो सच है वही बता रही हूँ। अब तो तूने खुद भी देख लिया कीड़ा, बाकी तेरी मर्जी है आगे की। नहीं नहीं, अब मैं तंदूरी मोमोज क्या, मैं तो नॉर्मल मोमोज भी ना खाऊं। चलो, बहू के सर से तंदूरी मोमोज का भूत तो उतरा और मेरा मोमोज में कीड़ा डालने का आइडिया भी बहुत अच्छा रहा। नैना उसके बाद कभी भी तंदूरी मोमो नहीं खाती और ना ही कभी खाने की फालतू की जिद करती। संजना को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसकी सभी खाने की रेसिपी में सबसे ज्यादा फेमस थे दिल वाले पराठे। वैसे तो लोग आम तौर पर गोल या तिकोनी पराठे खाते हैं, लेकिन संजना पराठों को दिल के आकार में बनाती थी, जिससे वो स्वाद के साथ साथ देखने में भी बहुत आकर्षित लगते थे। एक दिन वो रसोई में दिल वाले पराठे बना रही थी, तभी उसकी माँ माधुरी वहाँ आती है और कहती है, संजना बेटी, तू ये क्या कर रही है? तू क्या अपने इस दिल वाले पराठे बनाने के चक्कर में पूरा दिन रसोई में खड़ी रहती है? तो क्या हुआ माँ? कौन सा मुझे नौकरी पर जाना है जो लेट हो जाऊंगी? मुझे अच्छा लगता है दिल वाले पराठे बनाना। हाँ बेटी, जानती हूँ, लेकिन इसमें तेरा बहुत टाइम खराब होता है और मैंने तुझसे कहा था ना कि आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं, तब भी तू अभी तक तैयार नहीं हुई अपने दिल वाले पराठे बनाने के चक्कर में। हाँ माँ, आपने सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी पराठे बनाने के चक्कर में। एक काम करिए, बचे हुए पराठे आप बना लीजिए, मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा। तेरे दिल वाले पराठे मुझसे नहीं बनाए जाएंगे, ये तुझे ही मुबारक हो। मुझे और भी बहुत काम है, तू जल्दी से इन पराठों को सेक कर तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। माधुरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजना भी सारे पराठे बनाकर तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद लड़के की माँ मालती और लड़का अमित उनके घर आते हैं। कुछ देर में संजना भी वहाँ आती है। अमित संजना को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। तभी मालती कहती है, देखिए माधुरी बहन, हमें आपकी लड़की फोटो में ही पसंद थी, वो तो आपके कहने पर हम लड़की देखने के लिए चले आए और मेरे बेटे की मुस्कुराहट देखकर लग रहा है उसकी तरफ से भी हाँ है। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? जी माँ, मुझे लड़की पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है। अगर संजना को भी मैं पसंद हूँ तो? मुझे भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ है। अमित और संजना की हाँ सुनकर मालती बहुत खुश होती है और सभी लोगों की रजामंदी के साथ
कुछ समय बाद अमित और संजना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। अगले दिन संजना रसोई में नाश्ता बनाने के लिए जाती है, जहाँ वो दिल वाले पराठे और सब्जी बनाती है और ढककर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी अमित तैयार होकर नीचे आता है, जिसे देखकर संजना कहती है, अरे आप आ गए, मैं आने वाली ही थी आपको बुलाने के लिए। आइए दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। हम दोनों ही सिर्फ नाश्ता करेंगे क्या? माँ कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगी? वो अमित जी, माँ जी अपनी सहेली के यहाँ गई है। उनकी सहेली की शायद तबीयत ठीक नहीं है, वो बाद में आकर नाश्ता कर लेंगी। ओके ठीक है, फिर एक काम करो, तुम भी सिर्फ लंच पैक कर दो, मैं भी नाश्ता नहीं करूंगा। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहीं सबके साथ लंच नाश्ता कर लूंगा। अभी मुझे भूख भी नहीं है। मैंने इतने प्यार से बनाया है, एक बार देखिए तो सही। आपको नाश्ते में कुछ अलग मिलेगा, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा भी क्या खास है? जो भी है तुम लंच में पैक कर दो, मैं वहीं देख भी लूंगा और खा भी लूंगा, और तुम भी टाइम से नाश्ता कर लेना। अमित के कहने पर संजना रसोई में जाकर दिल वाले पराठे उसके लंच में पैक कर देती है। इस बात से अनजान अमित कि संजना ने दिल वाले आकार में पराठे बनाए हैं, वो वही लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ लंच करने बैठता है और जैसे ही लंच बॉक्स खोलता है, उसके सभी दोस्त दिल वाले पराठे देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसका एक दोस्त कहता है, मानना पड़ेगा अमित भाई, भाभी तो बहुत रोमांटिक निकली। जो पराठों पे दिल का आकार बना के दे सकती है, वो क्या नहीं दे सकती यार। लेकिन मुझे लगता है ना, प्यार दिखाने का ये तरीका सही था, लेकिन जगह नहीं। बकवास बंद कर तू अपनी, और मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। चुपचाप लंच कर, वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा और तेरा मुंह टूट जाएगा। फिर निकालते रही अपनी पत्ती सी। यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने कौन सा कुछ गलत बोला है? जब देखो मारने की धमकी देता रहता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि इतनी रोमांटिक बीवी मिली है तुझे, जो पराठे भी दिल के आकार में बनाती है। ठीक है, तू हंस ले, मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम लोगों के साथ लंच नहीं करना है, वरना चुपचाप लंच कर। आखिरी बार बोल रहा हूँ। यार क्या करूँ, मुझे लंच करने के लिए ना भाभी जी का बनाया हुआ दिल तोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ तोड़ना। अमित इतना कहकर गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो शाम को घर पहुँचता है और संजना को बुलाकर कहता है, यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बच्चों वाली हरकत थी? तुमने पराठा को ही दिल की शेप दे दी। अच्छा था ना, सबसे हटकर एकदम। आप बताओ ना, आपको कैसे लगे मेरे दिल वाले पराठे? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ना तुम्हारे पराठे ना उनको बनाने का तरीका। ये तो तुम सही शेप में पराठे बनाना सीख लो। मेरे लिए लंच में रोटियां दे दिया करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे दिल वाले पराठे। सब ऑफिस में मेरा मजाक बना रहे थे, आगे से ऐसा कुछ मत करना। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और संजना भी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर से सुबह नाश्ते में संजना दिल वाले पराठे बनाती, लेकिन इस बार फर्क बस इतना था कि वो पराठों को बीच में से काट देती है, क्योंकि उसे अमित की बातों का बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद अमित और मालती नाश्ता करने के लिए आते हैं। तभी मालती दिल वाले पराठों को देखकर कहती है, बहू, तेरे पराठों का डिजाइन तो ना तो गोल लग रहा है ना त्रिकोण में लग रहा है। तूने ये किस शेप के पराठे बनाए हैं? मैं बताता हूँ माँ, ये आपकी बहू के दिल वाले पराठे हैं। इनको दिल वाले पराठे बनाने का बहुत शौक है। इस चक्कर में कल ऑफिस में सबने मेरा मजाक उड़ा लिया। क्यों? इसमें मजाक वाली क्या बात है? बल्कि तुझे तो ये बोलकर उन सब का मुंह बंद कर देना चाहिए कि जो हुनर मेरी बीबी के अंदर है, वो किसी के अंदर नहीं है। तुझे क्या लगता है ये दिल वाले पराठे बनाना आसान होगा? कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। और ईमानदारी से बताइयो, तुझे देखकर अच्छा फील हुआ था कि नहीं? माँ अच्छा तो लगा था, लेकिन दोस्तों के साथ एम्बैरस होना पड़ा, वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो इसका मजाक बना दिया ना। वो इसीलिए क्योंकि तूने उनको ये दिखाया कि तुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो भी तेरा मजाक नहीं बनाते। और बहू तू भी ये ध्यान रख कि कुछ चीजें अपनों के बीच में ही रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर सबका सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता है ना। इसलिए तू भी अमित को ये दिल वाले पराठे लंच में देकर ब्रेकफास्ट डिनर में बना लिया कर, हम शौक से खाएंगे। आप सही कह रही हैं माँ जी, मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं वादा करती हूँ आपको कि आपकी कही हुई बातों का ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए अमित जी, मेरी वजह से आपको सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा।
मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए। मैंने बिना बात के तुम्हें इतना सुना दिया। सॉरी, मुझे भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मालती के समझाने पर संजना और अमित एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जिसके बाद अमित जैसे ही खाने के लिए प्लेट से दिल वाले पराठे उठाता है, आधा टुकड़ा उसके हाथ में और आधा टुकड़ा प्लेट में ही रह जाता है, जिसे देखकर अमित संजना से कहता है, संजना, अब ये क्या है? तुम्हारा दिल तो टूट गया, अब क्या होगा? लेकिन ये टूटा कैसे? हाँ तो कल आपने ही तोड़ा था मेरा दिल और बोला था कि मुझे नहीं खाना है दिल वाला पराठा, तो मैंने दिल के टुकड़े कर दिए और क्या। बहू, तूने ही हद कर दी। पराठों को भी अपने मूड और दिल के हिसाब से बना दिया। मतलब अब जब हमें टूटा पराठा खाने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि किसी ने तेरा दिल तोड़ दिया है, तू दुखी है। हाँ तो जब दिल तोड़ेंगे तो टूटे दिल वाले ही पराठे खाने पड़ेंगे ना। संजना की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अमित हंसते हुए कहता है, माँ, आपकी बहू ने और आपकी बहू के दिल वाले पराठे तो सच में मेरा दिल ही जीत लिया। सरला अपनी दोनों बहुओं के रोज के झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सरला की दोनों बहुएं रोज काम को लेकर झगड़ा करती और दोनों खासकर किचन के कामों को लेकर जरूर झगड़ती। एक रोज सरला अपनी बहू से चाय मांगती है तो रीना ये सुनकर पेट पर हाथ रखकर अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, अगर मैं चाय बनाने गई ना तो मेरा तो हाल बुरा ही हो जाएगा, मुझे नहीं जाना। राम राम राम, इन औरतों ने तो लाज शर्म बेच खाई है। माँ जी, मुझे भी अभी खाना बनाना है, आप रीना को क्यों नहीं कहते? तुम दोनों को तो मैंने चाय बनाने के लिए बेकार में ही कह दिया, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब सरला खुद से किचन में चाय बनाने जाती है तो वो चाय का पानी चढ़ाने के बाद जब चाय की पत्ती ढूंढती है तो चाय पत्ती उसे कहीं नहीं मिलती। अब सरला गैस बंद करके किचन से बाहर निकल ही रही होती है, तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला आते ही सरला से कहती है, और बता सरला, किचन में क्या कर रही है? दो दो बहुओं के होते हुए भी। चाय बनाने गई थी, लेकिन चाय की पत्ती ही नहीं है। दोनों ने अपने अपने अलमारी में छुपा रखी होगी। मैं तो इन दोनों के रोज रोज झमेलों से तंग आ चुकी हूँ सच में। क्या बात कर रही है तू सरला? चल मेरे घर, तुझे अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। अब सरला भी विमला के घर अदरक वाली चाय पीने चल पड़ती है। अब जब देर शाम सरला अपने घर आती है तो सरला अपनी बहू रीना से कहती है, बहू, खाना क्या बना रही है रात का? मेरे लिए कुछ हल्का बना देना। माँ जी, खाना तो दीदी ने बना लिया है और आपके लिए तो उन्होंने कुछ बनाया भी नहीं। क्यों नहीं बनाया? मैं कौन सा मायके गई थी अपने? अरे माँ जी, वो दीदी ने मुझे कहा कि आज माँ जी विमला आंटी के घर चाय पीने गई हैं, तो खाना भी वहीं खाए, यहाँ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बहू, मैं अब सुबह ही फैसला करती हूँ तुम दोनों का। मेरे ही घर में मुझे ही खाना ना देने वाली वो होती कौन है? अब सुबह जब कंचन उठती है तो देखती है कि किचन 2 भागों में बटा हुआ है। ये देखकर वो हॉल में बैठी अपनी सास से कंचन कहती है, माँ जी, किचन की ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है किचन को बांट दिया गया है और तो और किचन का आधा सामान भी नहीं है। बहू, तू देख ले, किचन में जो भी है वो अब से तेरा है और स्टोर रूम में जो भी सामान रखा है किचन का वो रीना का है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि आपने किचन का बंटवारा कर दिया? कहना नहीं चाहती, वो आपको समझा रही है और आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? अभी तो उनकी सैलरी भी काफी समय से नहीं आई है। वो तू देख ले बहू, क्योंकि तुम दोनों का रोज रोज लड़ना झगड़ना और मुझे खाना ना देना, तुम दोनों की सारी परेशानियां हो गई दूर। अब कंचन रसोई में आती है तो वो देखती है कि डब्बे में आटा खत्म हो चुका है, चाय के लिए चीनी नहीं है और वहीं पीने के लिए ठंडा पानी कैसे होगा। फ्रिज भी उसकी देवरानी रीना के हिस्से में था। अब ये देखकर कंचन अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और इधर रीना खाना बनाते हुए स्टोर रूम में अपनी माँ को फोन पर बताते हुए कहती है, माँ कैसी हो आप? माँ जी ने आज मेरी और दीदी की रसोई अलग कर दी और माँ जी भी मेरे साथ ही हैं। अब क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि माँ भगवान का रूप होती है, तो माँ जी को अपने साथ रख ही लिया मैंने। अब कुछ ही समय बाद कंचन का पति अमन किचन में आकर कंचन से कहता है, अरे जल्दी से खाना पैक कर दो। कितनी बार कहा है तुमसे कि समय पर काम कर लिया करो। मेरी चाय कहाँ है? और
जी आटा नहीं है और चाय बनाने के लिए चीनी भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और मैंने तो अभी देखा है माँ को चाय पीते हुए। उन्हें कहाँ से मिली चाय? वो जी माँ जी ने रसोई अलग कर दी है मेरी और रीना की। जरूर तुमने ही माँ को परेशान किया होगा। अब भुगतो। अच्छा, एक ठंडी बोतल पानी की ही दे दो मुझे एटलीस्ट। जी फ्रिज भी उनके हिस्से में आया है, अब हमें ठंडा पानी भी नसीब नहीं होगा। अब अमन भी गुस्से में ऑफिस चला जाता है और इधर रीना खाना बनाते हुए अपनी जेठानी को सुनाते हुए खुद से कहती है, क्या बात है, आज तो पनीर और पूरी बहुत ही टेस्टी बने हैं। लग तो ऐसा रहा है बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। अब सरला और रीना तो खाना खा लेते हैं, लेकिन कंचन तो कुछ बनाती ही नहीं और उसे दोपहर के समय भूख लग रही होती है। अब जब वो किचन में ठंडा पानी लाने जाती है तो उसे याद आता है कि फ्रिज रीना के हिस्से में है। अब कंचन रीना के कमरे में जाती है और रीना से कहती है, रीना एक बोतल पानी मिलेगा, मुझे बहुत प्यास लगी है और गर्म पानी पिया नहीं जा रहा। दीदी जी आप गलत समय पर आई हो, वो क्या है ना, अभी अभी मैंने आखिरी बोतल पानी की पी ली, अब भर के रखूंगी। अब देर शाम अमन घर आता है तो वो अपनी माँ से बात करता है और उसके बाद अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी कंचन से कहता है, अच्छा, मेरे लिए सुबह खाना मत बनाना, मैं माँ के इधर खा लूंगा। और वैसे भी अभी मैंने वो क्या बोलते बिरयानी खाई है। जी क्या कहा आपने? खाना खाकर आए हैं तो आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? अरे यार तुम चुप रहो, मुझे आराम करने दो। तुमने जिस दिन माँ को खाना नहीं दिया था तब तुम्हारे अंदर ये विचार नहीं आया कि माँ कैसे भूखी सोई होगी? मैंने माँ जी का खाना इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि घर में चाय चीनी पत्ती होते हुए विमला आंटी के घर चाय पीने गई थी। अब कंचन को अपने किए का पछतावा तो होता है, लेकिन कंचन बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। और अब अगली सुबह कंचन उठकर अपने लिए बिना चीनी वाली चाय बनाती है और वो देखती है कि उसका पति भी अपनी माँ और देवरानी के साथ खुश है। और ये देखकर कंचन को और भी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन कंचन कर भी क्या सकती थी। अब कंचन को दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन इस बार सरला रीना को भी खुद से अलग कर देती है और रीना अपनी सास को मनाने के लिए अपनी सास के पैरों में बैठी हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैंने तो माँ को बस ये कहा था कि माँ जी को मैंने अपनी साइड उनकी पेंशन की वजह से किया है, मेरे मुंह से निकल गई, माँ जी मुझे माफ कर दो। अरे पैर छोड़ मेरा, तुझे भी अब मैं खुद से अलग कर रही हूँ, तभी तो तुझे पता चलेगा कि आखिर कंचन को कैसे सबक मिल रहा है। अब सरला भी अपना सामान रीना से ले लेती है और रीना के पास नाम के 2-4 बर्तन और कुछ सामान रह जाता है। अब ये देखकर रीना अपनी जेठानी कंचन के पास जाती है और कंचन से रोते हुए कहती है, दीदी मेरी एक गलती की वजह से माँ जी ने मुझे अपने हिस्से से निकाल फेंका है, अब आपका ही सहारा है, उनकी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, कहाँ से घर चलाऊंगी दीदी मैं। अरे तू रो क्यों रही है, मैं तो कल से ही भूखी हूँ और अब तेरा पेट कैसे भरूं? दीदी चलो ना माँ जी को मनाते हैं, वरना हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। वैसे तूने ऐसा किया क्या जो माँ जी ने तुझे निकाल फेंका? अरे दीदी वो बड़ी लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगी, अभी तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। चलकर माँ जी को मनाते हैं, वरना सच में भूखे मर जाएंगे। अब रीना और कंचन अपनी सास के पास जाते हैं और सरला अपनी दोनों बहुओं का सूखा हुआ चेहरा देखकर कहती है, अकल ठिकाने आ गई या अब भी अपनी सास का खाना बंद करना है? माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। माँ जी ना, मैं तो आपके बारे में अब से कुछ कहूँगी ही नहीं किसी को। ठीक है, जा और जाकर किचन में खाना रखा है, खा लो दोनों। इस तरह अब सरला की दोनों बहुओं की रसोई का हुआ बंटवारा खत्म हो जाता है और सब वापस मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। नायरा अपनी जेठानी संगीता के कमरे से एक चादर उठाकर ले जा रही थी, तभी संगीता उसे चादर ले जाते देख लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है, ये चादर मैंने धो रखी है और अब तू कहाँ लेकर जा रही है? जब मैं गंदी कर दूंगी ना उसके बाद खुद धोकर ले लियो, लेकिन अभी तो मैं ये ही लूंगी। हाथ हटा यहाँ से वरना चादर फट जाएगी। ऐसे कैसे हटा दूं हाथ? ये चादर जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है और आपने तो बस एक ही बार धो रखी है ये चादर, लेकिन मैंने कितनी बार धोई है तब तो याद नहीं आया, तब तो बड़ी जल्दी लेकर चली जाती थी।
हाँ, वो इसीलिए मैं लेकर जाती थी क्योंकि अभी तो आई हो तुम और तुम्हारे आने से पहले ये सब मैं ही करती थी। और तुमने 2 दिन क्या कर लिया? ये सोच रही हो कि घर की हुकूमत अब तुम्हारी है? अरे अरे, ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज का ही है। साधना की बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू नायरा दोनों आए दिन छोटी से छोटी बात पर ही घर में झगड़ा करती ही रहती हैं। और आप जो ये देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ संगीता और नायरा की लड़ाई चल रही होती है और जोर जोर से लड़ने के कारण दोनों की आवाज घर से बाहर भी जाने लगती है। बाहर साधना अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। इतने में अपनी दोनों बहुओं की आवाज सुनकर साधना गुस्से से घर में जाती है और दोनों से बोलती है, अब क्या हो गया? अब तुम दोनों ने घर को कुरुक्षेत्र क्यों बना रखा है? कौन सा पहाड़ टूट गया अब? माँ जी, दीदी को आप समझा दो। जब देखो तब मुझसे बिना बात के लड़ाई लड़ती रहती हैं। ये क्या? माँ जी, आप तो मुझे जानती हो ना, मेरा स्वभाव कितना शांत है। मैं और लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकती। वो तो देवरानी जी ही हैं, एक चादर को लेकर लड़ रही हैं मेरे साथ और अब मुझे ही बोल रही हैं। ये छोटी बात है जेठानी जी, आप तो रहने ही दो। माँ जी को अच्छे से पता है कि आप कितनी ज्यादा लड़ाकू हो। पता नहीं घर की बहुएं आई हैं, 2 लड़ाकू विमान आए हैं। दोनों में से कोई भी अपने मायके से एक फूटी कौड़ी नहीं लाया। दोनों लड़ाई ऐसे कर रही है जैसे ये सब इनके मायके से मिला हो। माँ जी, मुझे तो पता ही है आपकी चहेती बहू जेठानी है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रही हो। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई भला? चहेती और मैं, वो भला कैसे? पहले माँ जी मेरी एक बात को मना नहीं करती थी। जब से देवरानी जी आई है ना, तब से माँ जी तो मेरी बिल्कुल ही सुनती नहीं है। मुझे ना ही संगीता बहू पसंद है और ना ही नायरा बहू तू। जब देखो झगड़ा करती रहती हो। तुम दोनों को भला कोई क्यों पसंद करेगा? अब जो मैंने बोला है वो करो, बिना बात के बहस मत करो। साधना दोनों को काम करने के लिए भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा? दोनों यहाँ से जाकर वहाँ लड़ाई शुरू कर देती हैं और वहाँ भी वही होता है। साधना तो अपनी दोनों बहुओं के रोज रोज के इस तमाशे से परेशान ही हो गई थी, लेकिन करती भी क्या? बहुएं तो वो खुद ही पसंद करके लाई थी ना। और उसकी दोनों बहुएं भी आए दिन बिना कुछ सोचे समझे बहस करना शुरू कर देती हैं और यही सब रोज चलता रहता है। कुछ दिनों बाद साधना की पड़ोसन घर आती है और साधना से बोलती है, अरे साधना, क्या तू भी जरा अपनी बहुओं को कुछ समझा। इतनी जोर जोर से लड़ाई करती है, बाहर तक आवाज आती है। मोहल्ले वाले तेरे बारे में 4 बातें भी करने लगे हैं। अब तो कुछ समझा उन्हें। तुझे क्या लग रहा है मैंने उन दोनों को समझाया नहीं होगा? समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन दोनों को समझ ही नहीं आता है कि कोई शर्म बची है। सुबह लड़ाई से शुरू होती है और रात भी इसी पर खत्म है। तो इन देवरानी जेठानी का बंटवारा कर देना। दोनों अलग रहेंगे तो ही लड़ाई कम होगी और ना ही घर में कोई कलेश होगा। दोनों अपने अपने हिस्से में खुश रहेंगे और तू भी शांति में रहेगी। नहीं, बंटवारा नहीं कर सकती। इनकी यही आखिरी इच्छा थी कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा होने से दूरियां और बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसे ही ठीक है। साधना ने इतना बोला ही होता है कि तब तक देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए वहाँ आ जाती हैं और संगीता चिल्लाते हुए बोलती है, मुझसे बिना पूछे तुम मेरे कमरे में गई कैसे? और ऊपर से मेरे सामान का भी इस्तेमाल कर रही हो। अच्छा, और तुम जो बार बार मेरे कमरे में आ जाती हो, मेरी साड़ी ले जाती हो, उसका क्या? वो याद नहीं होगा ना? पहले खुद को देखो, फिर मुझे बोलना। आप तो बढ़िया ही मुझे बोलने वाली। तुमसे तो बड़ी ही हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर, वरना मुझे भी सबक सिखाना आता है। ये देखना तुझे मंजूर है, लेकिन इन दोनों देवरानी जेठानी का बंटवारा करना मंजूर नहीं है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? कभी भी शुरू हो जाती हो। दिखाई नहीं दे रहा है घर में पड़ोस की काकी आई है, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ाई ही करनी है ना। यही सिखाया है क्या तुम दोनों को तुम्हारे घर वालों ने? बस यही आता है। पहले वहाँ लड़ाई करते थे, अब यहाँ भी शुरू कर रही हो। अरे जाओ अपने कमरे में अभी। साधना दोनों को सुनाकर वहाँ से भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा? पड़ोसन के आगे उसका नाम तो खराब हो ही जाता है ना। इतना होने के बाद भी साधना बंटवारा करने का नहीं सोचती है, लेकिन साधना की ये सब सोचने का क्या फायदा? दोनों देवरानी जेठानी तो बंटवारा करने का पूरा तय कर ही चुकी थी ना। ऐसे ही एक दिन नायरा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी नायरा संगीता से बोलती है, दीदी मैंने अपना खाना बना लिया है और बर्तन भी धो लिया है।
अब आप अपना खाना बनाकर बर्तन धो देना, मुझसे नहीं होगा आपके लिए ये काम। एक तो आपका काम भी करो, ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हाँ तो मुझे क्या बता रही है, मैंने तो पहले ही अपने लिए खाना बना लिया था। ऐसी ही तेरी जेठानी नहीं हूँ, तुझसे 4 कदम आगे की सोचती हूँ, इसीलिए तेरी जेठानी हूँ। बड़ी आई मेरे लिए खाना बनाने। इतना ही है तो जो आप अभी अचार खा रही है ना, वो रख दो, क्योंकि वो मैंने ही बनाया था। तेरी बनाने से क्या होता है, उसमें तो मेरा भी हाथ लगा था ना, वो मेरा भी हुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके कमरे में 2 साड़ी रखी हुई हैं जो आपने मुझसे मांगी थी, याद है ना वो? या वो भी भूल गई? वो भी दे जाना, मुझे नहीं आना आपके कमरे की तरफ। जिसको चाहिए वो आकर खुद ले जाए ना, मुझे भी नहीं पसंद है तेरे कमरे की तरफ आना। ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगी लेने, लेकिन ये मत भूलना जेठ जी नई वाली अलमारी लाए थे ना, वो मेरे ही कमरे में रखवाई थी। फिर वो तो मेरी ही हुई ना, क्योंकि है तो वो मेरे कमरे में ना। रुको, वो तो अभी मैं इनसे बोलकर अपने कमरे में रखवा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी अपना सारा सामान अपने कमरे में ही रखूंगी। आपका क्या भरोसा कब क्या ले जाओ? भरोसा तो तुम्हारा नहीं है, तुम खुद तो कुछ लाई नहीं। ससुराल का सामान ठस कर दोगी तो इस घर में जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही हक मेरा भी है, कुछ मत सोचना। हाँ तो कर लो ना बंटवारा, रोक कौन रहा है? वैसे भी मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है। नायरा और संगीता के इस झगड़े को साधना देख लेती है और वहाँ आकर बोलती है, तुम दोनों को बंटवारे की जल्दी है ना? ठीक है, मैं बंटवारा कर ही देती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। बंटवारे में केवल एक ही हिस्सा जेठानी का और दूसरा हिस्सा देवरानी का ही होगा। इस घर के अलावा है ही क्या जिसका आप बंटवारा करती? लेकिन ये भी सही है, आप बंटवारा कर दोगी तो कम से कम मुझे रोज रोज अपनी जेठानी जी की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी ना। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है ना तुम्हारी शक्ल देखने का, बंटवारे की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है। ठीक है, फिर ऊपर वाले हिस्से पर नायरा बहू है और बीच वाले पर साधना बहू, और जो मेरे पास गहने हैं तिजोरी में, वो तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे। क्या माँ जी, आपके पास गहने भी हैं, लेकिन आपने तो आज तक हमें अपने गहने नहीं दिखाए। ये तो मेरे बाद आई है, इसे कुछ पता नहीं है, समझ आता है। लेकिन माँ जी, आपने तो गहनों के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। बताना क्या है, मैंने सोचा था तुम दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहोगी तो तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों मेरे घर का बंटवारा कर रही हो, तो मेरा मन नहीं है। माँ जी, बंटवारा तो मैं इसलिए करने को बोल रही थी क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो दीदी को कोई परेशानी ना हो। बाकी तो मैं एक साथ मिलकर ही रहना चाहती हूँ। बंटवारे में क्या रखा है? लो कर लो बात, यही सोचकर तो मैं इतने दिनों से बंटवारा बंटवारा कर रही थी, वरना मुझे अपनी देवरानी से बहुत ही प्यार है। और अब तो छोटी भी खुद बोल रही है कि उसे बंटवारा नहीं चाहिए, तो क्या ही करना बंटवारा। चलो, गहनों का नाम सुनकर ही सही, लेकिन दोनों ने बंटवारा करने की बात तो मना कर दी। अब जब तक मैं हूँ तब तक गहनों के नाम से ही सही, लेकिन शांति तो बनी रहेगी। साधना की गहनों की बात सुनकर तुरंत देवरानी और जेठानी बंटवारे की बात से पलट गई और होता हुआ बंटवारा रुक गया। उसके बाद दोनों का लालच ही सही, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा वापस नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।